नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे में। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बातचीत को लेकर, यानी कि वो बातचीत जिसके बारे में हम शुरुआत से अब तक आपको बहुत सारी चीजें समझाते हुए आ रहे हैं। कभी हम ये बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कैसे करना है, कभी हम ये बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, या फिर कभी किसी नए गेस्ट से आपको ये समझाते हैं कि जितनी भी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी कैटेगरीज कितनी की तरह की होती है, या उन कैटेगरीज में आप कैसे फिट बैठ सकते हैं। लेकिन हमने ये बात तो शुरू से लेकर अब तक कई बार की है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर कैसे सकते हैं, पर ये कभी नहीं बात की कि इससे निकलना किस वक्त पर चाहिए, या फिर इससे निकलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हम यही बातें करेंगे कि जब म्यूचुअल फंड में एंट्री तो हम ले लेते हैं, लेकिन इससे एग्जिट करने का सही वक्त क्या है, हमें अपने म्यूचुअल फंड को कब और कैसे रिडीम करना चाहिए, क्या हमारी एग्जिट एग्जिट की जो स्ट्रैटेजीज है हमारी वो क्या होनी चाहिए। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज कुमार कक्कर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट सिक्योर ट्रस्ट फिनसर्व। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am, for having me on your show. इट्स आवर प्लेजर सर। सर चलिए, शुरुआत यहीं से करूंगी मैं कि हमने हमने सच में इस पूरे शो में अब तक कई बार ये बातचीत की है कि आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये जो जागरूकता है लोगों तक ये पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन शुरुआत अब बहुत तेज़ी से हम देख ही रहे हैं, एमफी का डेटा आता ही रहता है कि एसआईपीज लगातार बढ़ रही हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है। लेकिन इससे एग्जिट करने की बात कोई नहीं करता, क्योंकि इससे एग्जिट करना का समय या स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले एग्जिट करने से पहले हम एग्जिट लोड को समझ लेते हैं कि व्हाट इज एग्जिट लोड। बेसिकली हम्म। हर स्कीम में एक प्री डिफाइंड ड्यूरेशन है। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को उस ड्यूरेशन से पहले मैच्योर कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर फी चार्ज कस्टमर को पे करना होता है अपनी फंड वैल्यू के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड। हमेशा हम्म। कस्टमर को इस एग्जिट लोड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स की जो नेट यील्ड है उसको गिरा देता है। तो हमेशा पहले इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट लोड होता क्या है। और सर, ये कितना होना चाहिए, मतलब जब हम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करें और उस वक्त उसमें दिखाता है स्कीम में कि ये एग्जिट लोड इतने परसेंट का है, आप इतने मंथ्स में एग्जिट कर लेंगे, या आप इतने टाइम तक आपका लॉक इन पीरियड है, उसके बाद एग्जिट करेंगे तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। मैंने जितना देखा है अब तक, ज्यादातर 1% तक का एग्जिट लोड हमें देखने को मिलता है, उससे ऊपर का एग्जिट लोड काफी कम म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में हमें देखने को मिलता है। तो आइडियली हमें कितने एग्जिट लोड को देखकर म्यूचुअल फंड की स्कीम में एंटर करना चाहिए। बेसिकली हर स्कीम का अपना एग्जिट लोड है। इक्विटी स्कीम में जैसे आपने बोला कि 1% का एग्जिट लोड होता है विद इन 1 ईयर। कुछ ऐसी स्कीम है जैसे आर्बिट्राज फंड है जिसके ऊपर 0.25 बेसिस का एग्जिट लोड होता है, डिपेंडिंग कि वो 15 दिन का है, 1 महीने का है। कुछ डेट स्कीम ऐसी होती है जिसके ऊपर एग्जिट लोड होता ही नहीं है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जिट लोड कितना है। अब हम्म। जो स्कीम है वो हमारे इन्वेस्टमेंट गोल के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस इन्वेस्टमेंट गोल के लिए उस पर्टिकुलर स्कीम को लेना चाह रहे हैं। तो हमें हमेशा एग्जिट लोड जो है वो पर्टिकुलर अपने गोल के हिसाब से स्कीम के बेसिस के ऊपर डिसाइड करना होता सर, ये इम्पैक्ट कैसे कर देता है हमारे रिटर्न्स को, मतलब एग्जिट लोड लोग ऑब्वियसली अब इतने धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, तो जब लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो कुछ चीज़ें होल्डिंग्स जैसे होती हैं, या फिर जो उसका निवेश होता है, कितना ईओएम है, ये सब चीज़ें देखकर लोग उसमें एंटर करते हैं। ऐसे वक्त में उन्हें कैसे उनको अपने गोल्स के साथ इसको अलाइन करना चाहिए, और कैसे ये उनके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है एग्जिट लोड। है। बेसिकली क्या होता है कि एक एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया जा सकता है कि एक इन्वेस्टर है जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जिसके ऊपर 1 ईयर का एग्जिट लोड 1% है एज यू सेड। लेकिन अगर उसको 6 महीने बाद उसकी फंड वैल्यू लेट से 1,10,000 रुपये हो जाती है और उसी टाइम उसको लिक्विडिटी क्रंच के कारण उस पैसे को निकालना पड़ता है, तो हम्म। अब उसका जो एग्जिट लोड लगेगा वो 1,10,000 के ऊपर लगेगा। इट मीन्स 1,100 रुपये लगेगा। तो हम्म। देखा जाए तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,10,000 है, लेकिन अब जब उसको रिडीम करके आएगा तो 1,100 रुपये वो उस फंड वैल्यू में से कम होके आएगी। तो दैट इज को हम्म। यही रीजन है कि वो उसकी यील्ड को कम कर देता है। तो हमेशा आपका जो एग्जिट लोड है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता, आपकी फंड वैल्यू पे लगता है। ये थोड़ा मिथ है, लोगों को समझना चाहिए इसके ऊपर। जी, मुझे लगता है ये पॉइंट उनको शायद नहीं पता होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट पर एग्जिट लोड नहीं लगता है, बल्कि उनके फंड की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर लगता है, जो फंड की वैल्यू टोटल होती है उस यस पर मैम। लगता है।
बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से वो एग्जिट लोड 1% भी काफी मायने रखता है। अगर आप एक लंबी स्कीम इम्पोर्टेंट है। चला रहे हैं तो फिर अगर आपने एक लंबी अवधि में वो स्कीम चलाई है और आपने उससे पहले पैसे रिडीम किए हैं, आप ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, उसमें अमाउंट ज्यादा लगा रहे हैं, तो भी वो काफी मैटर करता है। बिल्कुल सर। एग्जैक्टली। तो सर फिर ऐसे में ये कैसे डिसाइड करें कि हमें म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं उन्हें कब बेचना चाहिए, या फिर उन्हें बेचने का राइट टाइम क्या है? बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। किसी भी म्यूचुअल फंड को एग्जिट करने का, रिडीम करने का टाइम जो है वो उसका गोल अचीवमेंट है, सबसे पहले। अगर हम्म। आपका गोल अचीव हो गया है या होने के आसपास आ गया है, तब हम उस चीज को रिडीम कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन इसके इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जहां पे कस्टमर को रिडम्पशन प्रोसीड करनी पड़ती है। जैसे हम्म। किसी फंड की परफॉर्मेंस भी कभी कभी पीयर ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रही होती है, या फिर उसके बेंचमार्क से मैच नहीं कर रही होती है, तब भी उसको रिडम्पशन प्रोसीड करना पड़ता है। इसके हम्म। अलावा कई बार लिक्विडिटी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि कई बार लिक्विडिटी क्रंच के कारण भी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करना उसकी मजबूरी हो जाता है। इसीलिए मेरे को ये लगता है कि कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप करते हो, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को ऐसे नहीं किया जाता, उसको उसके गोल के साथ ऐड करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जो उसकी नेट यील्ड आएगी और जो आपका गोल होगा वो इजी होगा अचीव। और सर अगर मान लीजिए गोल अचीव हो गया है और उस वक्त आपको वो म्यूचुअल फंड रिडीम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और आप उसे एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे समय में वो जब उसे एक्सटेंड किया जाए, या वो स्कीम ऑलरेडी आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और वो और ज़्यादा चल रही है, तो ऐसे में फिर आप उसे और कितना टाइम देना चाहिए, या फिर आपको उस वक्त उस इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाल कर कहीं और पुट अप कर देना चाहिए? बेसिकली मैम, मैंने आपको पहले भी इस चीज के लिए बोला कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को उसके गोल के साथ ही रखना हम्म। चाहिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, लेट्स से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, डेट फंड में हम्म। होगी। अगर आपका मीडियम टर्म का गोल है तो आप हाइब्रिड फंड्स पे जाएंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे जाना होगा। तो इस तरह करके किसी भी गोल के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि अगर आपका ड्यूरेशन को सेट किया हुआ है आपने, तो आप उसको बकेट स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आप उसका रिडम्पशन प्रोसीड करें। जैसे आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आप उसको शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के गोल्स के हिसाब से बकेट स्ट्रेटेजी अपनाते हुए उसको रिडम्पशन करें। अगर हमारी गोल भी अचीव हो गया, फिर भी इन्वेस्टमेंट अभी पड़ी है, तो हम उसको, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हमें उसको उसी हिसाब से आगे इन्वेस्टमेंट बने रहना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छा आज की डेट में अगर हम रिटर्न वाइज एक देखें तो वो म्यूचुअल फंड ही है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसको उसी हिसाब से बने रहिए, आप इक्विटी मार्केट का आनंद लीजिए। सर आपने जिस बकेट स्ट्रैटेजी का यूज किया, आप एक बार हमारे दर्शकों को ये स्ट्रैटेजी समझाइए, ताकि उन्हें अच्छे से इस बात की समझ आ पाए कि उन्हें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। जी। बेसिकली बकेट स्ट्रेटेजी क्या होता है कि बकेट स्ट्रेटेजी में आप गोल के अचीवमेंट के हिसाब से, गोल आपने जो भी प्री डिफाइन किया है उस बेसिस के ऊपर आप फंड्स चूज करते हो। कि हम्म। लेट से किसी को शॉर्ट टर्म गोल्स है तो वो अल्ट्रा स्ट्रेटेजी, अल्ट्रा शॉर्ट फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगा। किसी को मीडियम ड्यूरेशन का कोई गोल अचीव करना है तो उसको हाइब्रिड फंड में करेगा। और किसी को अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का कोई गोल अचीव करना है तो इक्विटी में करेगा। अब ये हम्म। हमने जो प्री डिफाइंड गोले सेट है, ये क्यों है? क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स जो होते हैं या आर्बिट्राज जो फंड्स होते हैं, उसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी का उस पर इफेक्ट कम से बहुत कम पड़ता है। इसीलिए अल्ट्रा शॉर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हमें वो पैसा बहुत जल्दी चाहिए। अगर हमें वही पैसा मीडियम ड्यूरेशन में चाहिए, 3 से 5 साल की अवधि में चाहिए, तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड फंड यूज करने चाहिए, क्योंकि उसमें इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। और अगर किसी को अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिजेस के लिए लंबे गोल अचीव करने हैं, तो उसको इक्विटी में आना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में जो रिटर्न का प्रोस्पेक्टिव है वो ज्यादा बड़ा है। तो उसी हिसाब से आपको बकेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब बकेट स्ट्रेटेजी से होगा क्या? बकेट स्ट्रेटेजी से ये होगा कि आपका जैसे जैसे गोल जो भी शॉर्ट टर्म का है, मीडियम का है या लॉन्ग टर्म का है, जैसे जैसे वो गोल आपके पास आएगा, आप उस स्ट्रेटेजी में जहां जहां आपने फंड इन्वेस्ट किया है उसको आप रिडीम करते जाओगे। इससे क्या होगा कि आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। तो दैट इज व्हाई बकेट स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि प्लान कैसे किया जाए कि इफेक्टिव एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी जो इन्वेस्टमेंट को निकालने की है वो यही होगी। आपने बकेट स्ट्रैटेजी के बारे में अभी बताया कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे उस तरह से वो सवाल किया कि अगर हमें उसे आगे पहुंचाना हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा, या फिर हम कैसे प्लान कर सकते हैं उस एग्जिट को
एक इफेक्टिव एग्जिट, जिससे कि ना तो एग्जिट लोड का फर्क आए और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होके हमारे पास आए। बेसिकली मैम, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर गोल्स, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एग्जिट करते टाइम या रिडम्पशन प्रोसीड करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई लिक्विडिटी क्रंच आया है, तो आप उसके लिए कंटीजेंसी फंड ऑर्गेनाइज करो, ना कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के जो भी गोल्स हैं उनको हम इनकैश कर लें किसी शॉर्ट टर्म पैनिक सिचुएशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लिक्विडिटी के लिए आप कंटीजेंसी फंड, जिसको हम ये फंड बोलते हैं, इनको लेना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी फंड्स में से एग्जिट करने से मतलब किसी भी फंड को रखते टाइम उसका हर साल इवेल्युएट करना चाहिए। हर 2 साल में आप इवेल्युएट करो कि क्या उसकी परफॉर्मेंस उसके पीयर ग्रुप के साथ आ रही है या नहीं आ रही है, क्या वो बेंचमार्क के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके अलावा आपको रीबैलेंसिंग भी करते जाना है, क्योंकि होता क्या है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वो एज के हिसाब से करते हैं, गोल के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम इक्विटी पोर्शन कम करते जाते हैं, डेट पोर्शन बढ़ाते जाते हैं। तो हमेशा किसी भी इन्वेस्टर को हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसको रीबैलेंसिंग करनी करनी है। तो दीज आर द टूल्स बेसिकली जो कि किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और सर, अब बाजार में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने एसआईपी के थ्रू बाजार में एंट्री की है, क्योंकि इस तरह से जागरूकता भी बढ़ रही है, और जितने भी न्यू जनरेशन है वो तो सब एसआईपी के माध्यम से मार्केट में आ ही रहे हैं, इसके अलावा डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी आ रहे हैं। लेकिन जो एसआईपी के माध्यम से या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, चाहे वो लमसम लगाएं चाहे एसआईपी लगाएं, उन्हें आप इस वक्त क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि इक्विटी मार्केट जो है वो हमेशा उतार चढ़ाव भरी रहेगी। हम्म, तो इस चीज का पता हमें डे वन से है कि जब भी इक्विटी मार्केट में होगा तो प्लस और माइनस दोनों आपको देखने होंगे। बिल्कुल। तो किसी भी रीजन से मार्केट के उतार चढ़ाव से ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है और ना ही रिडम्पशन प्रोसीड करनी है। आपको अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान देना है और एक एक गोल के हिसाब से उसको मैच करना है। तभी किसी भी जो न्यू न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में क्या होता है कि रिटर्न्स देख के आ जाते हैं, और जब मार्केट में किसी तरह का ब्लड बाथ आता है तो वो एग्जिट कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स वो करते हैं उनका असर उनके 10 साल 5 साल आगे भी रहता है, फिर उनको डर लगता है। तो बेटर ये है कि अब जैसे जैसे न्यू जनरेशन इस बिजनेस में इस इन्वेस्टमेंट्स में आ रही है, तो उनको हमेशा हमेशा एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। मार्केट की वॉलेटिलिटी के को देखते हुए कभी भी ना तो एंट्री करना है और ना एग्जिट करना है। मार्केट की हम्म वॉलेटिलिटी ही बेसिकली रिटर्न्स को ऑप्टिमिस्टिक करने का सबसे मेन रीजन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप मार्केट को टाइम ना करें और हमेशा बने रहें। बिल्कुल, आपने सही कहा, मार्केट को टाइम करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सालों लग जाते हैं मार्केट की चीज़ें समझने में। और जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं बाजार में, जो अभी हमने देखा पिछले कुछ समय में कि कोविड इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आए थे उन्होंने सिर्फ बूम देखा मार्केट का, और अभी जब 5 मंथ्स का फॉल आया मार्केट में तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के पोर्टफोलियो में डेंट था, क्योंकि या तो उन्होंने गलत समय में बाय किया है, या तो फिर जो मार्केट को टाइम करना कहते हैं वो करने की कोशिश की है, जिससे बचना बहुत ही जरूरी होता है। सर, आपके साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। थैंक यू सो मच पंकज सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच मैम, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू। जी सर। तो जैसे कि हमने आज आपसे बातचीत की कि एग्जिट स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं आपको उस समय इस पर ध्यान देना कितना जरूरी है। एग्जिट लोड से रिलेटेड भी हमने बातचीत की, तो अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम उन सवालों को अपने अगले एक्सपर्ट से पूछकर आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएं। और तब तक के लिए आप देखते रहें फाइनेंस के फंडे।